जय हिंद एवरीवन। आज एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जान होता है। ऑल्दो आपको ये नहीं समझ में आता कि जब सेंटेंस के फॉर्मेशन कुछ उल्टे सीधे हो जाते हैं तो उसमें एक्चुअली इस्तेमाल किस चीज़ का हो रहा होता है। एंड ट्रस्ट मी, हर साल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से लेके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इस टॉपिक पे भी परफेक्शन लाया जा सकता है। ऑल्दो आपको इस टॉपिक पे कंटेंट बहुत सारे मिल जाएंगे, बट आई बेट कि इससे बेहतर और इसके लेवल का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक ऐसा टॉपिक दैट टॉक्स अबाउट इन्वर्जन इटसेल्फ। इन्वर्जन का अपना ही एक मतलब होता है, दैट इज उल्टा पुल्टा, है ना। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आपको दिखाएंगे कि कैसे आज तक ये एग्जाम्स में आया है और कैसे आप इसको पहचान नहीं पाए हैं। तो अब रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि इंग्लिश इज द गेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक हमारा। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ये टॉपिक ज़्यादातर लोगों तक ये पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। देखो, जैसे एक बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, हम मान लेते हैं हमने एक सेंटेंस उठा लिया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का बच्चों स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट सेज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बट इसके अलावा भी कई बार हमको क्या मिलता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, जो कि कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर्स होते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस के। अब इसको ही अगर हम उल्टा कर दें और हम लिख दें पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, तो मैम तो ये तो कुछ अजीब अजीब सा सेंटेंस लग रहा है। तो ये जो आपको अजीब अजीब सा सेंटेंस लग रहा है, और अगर आप ध्यान से देखें ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर दिख रहा है। यस मैम, ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। तो इसमें एक नया क्या है, तो बात नहीं ये है कि पहले ये जो हेल्पिंग वर्ब आया फिर ये जो सब्जेक्ट आया, ये एक रीजन की वजह से यहाँ पे यूज हुए हैं बच्चों। इस पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर को जो ये ऑपोजिट कर दिया गया है, सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट को मेंशन कर दिया गया है। इसी स्ट्रक्चर को, इसी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को जो कि उल्टा पुल्टा है, इसको ही कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहते हैं, इन्वर्जन। इतना क्लियर हुआ, आई होप। चलिए आगे समझते हैं। सो Putting the verb before the subject is called inversion। जब हम verb को subject के पहले लगा देते हैं उसको ही कहा जाता है inversion। अब ये जो आपके verbs होते हैं बच्चों, ये आपके helping verb भी हो सकते हैं और ये आपके main verb भी हो सकते हैं। अब देखो, inversion दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक partial inversion और एक full inversion। partial inversion में क्या होता है, only हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाता है सब्जेक्ट के पहले। जबकि आपका फुल इन्वर्जन में क्या होता है, फुल इन्वर्जन में मेन वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। मेन वर्ब को सब्जेक्ट के पहले इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और वो मेन वर्ब भी हो सकता है ना। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना कुछ नया, तो बिल्कुल। तो भाई दो इन्वर्जन हो गए, एक होता है पार्शियल इन्वर्जन, एक होता है फुल इन्वर्जन। एंड ट्रस्ट मी, आपका एनडी का एग्जाम हो, आपका एफकैट का एग्जाम हो, आईसीजीएसी हो, एसीसी हो, एनडीए सीडीएस हो, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और आप समझ नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है। ये एक्चुअली एरर्स, हम किसी कोई इसको कंजंक्शन का नाम दे देता है, कोई इसको प्रेपोजिशन का नाम दे देता है, तो ये कंजंक्शन प्रेपोजिशन बांटना बंद करें। इट इज जस्ट इन्वर्जन। ये इन्वर्जन का स्ट्रक्चर है जिसने उसको उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था इंट्रोडक्शन इन्वर्जन के बारे में। अब हम समझते हैं कि कैसे इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक सेंटेंसेस से शुरुआत करेंगे स्टूडेंट्स। देखो, असर्टिव सेंटेंस क्या है, राम कम्स हियर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, राम सब्जेक्ट है हमारा। कम्स क्या है, मेन वर्ब। हियर क्या है, एडवर्ब।
अब देखो ये तो एक नॉर्मल सेंटेंस है, बिल्कुल मैम। इसी को जब इंट्रोगेटिव बनाया तो क्या हो गया, पहले क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लगाया, सब्जेक्ट, फिर क्या लगाया, मेन वर्ब, फिर क्या आया, एडवर्ब। अब ये जो आपने हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लगाया, इसको क्या कहोगे, इसको कहते हैं इन्वर्जन, और ये है पार्शियल इन्वर्जन। कैसा इन्वर्जन है ये है आपका पार्शियल इन्वर्जन। इज दैट क्लियर? पार्शियल इन्वर्जन इसलिए क्योंकि इंट्रोगेटिव में ये स्ट्रक्चर होता है कि सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी, ना कि मेन वर्ब से। मेन वर्ब आएगा सब्जेक्ट के बाद। यहां तक क्लियर हुआ? वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस देखो। अब ये देखो यहाँ पे है हमारा एक मोर और लेस कंप्लीट इन्वर्जन। उसके अलावा वर्ब के अलावा अब देखो यहाँ पे शुरुआत किससे हो गई, एडवर्ब से, फिर ये क्या है, वर्ब, फिर ये क्या है, सब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे जो मेन वर्ब आया है वो सब्जेक्ट के पहले आ गया, हियर कम्स राम। तो इसको कहेंगे आप कंप्लीट इन्वर्जन, जहां पे मेन वर्ब सब्जेक्ट के पहले इस्तेमाल किया गया है। सेकंड सेंटेंस, हियर कम राम एंड श्याम। अब देखो सब्जेक्ट कौन है, राम एंड श्याम, मेन वर्ब कौन है, कम। हियर यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये देखो आ रहे हैं, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं उसको, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे ये हम पॉइंट आउट किसके लिए कर रहे हैं, इस मेन वर्ब के लिए। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यहाँ तक ये समझ में आया? ये देखो पार्शियल इन्वर्जन, और ये हमने देखा सब्जेक्ट के पहले मेन वर्ब का यूज कर दिया गया। दिस शोज योर कंप्लीट इन्वर्जन। चलिए वेरी गुड, ये थे कुछ एग्जाम्पल्स। अब मैम और कैसे कैसे फॉर्म्स में आ सकते हैं, बट उससे पहले आपको ये जानना है कि भाई देखो ऑफलाइन की तैयारी बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे शुरू कर दी गई है। 50,000 से सीधा सीधा 30,000 वी हैव स्विच्ड, ताकि भाई आपको जितनी भी प्रॉब्लम थी, आप चाहते थे ऑफलाइन आना बट फिर भी नहीं आ पाते थे। बहुत बच्चे ऐसे कहते थे कि मैम ऑफलाइन आना चाहते हैं बट फीस बहुत ज्यादा है, तो हियर इज अ बैंक, है ना। यहाँ पे आपके लिए सिर्फ 30,000 में आपको पूरा टारगेट बैच दे दिया जाएगा। 100% सिलेक्शन ही गारंटी है, और उसके अलावा लिमिटेड पीरियड के लिए ये ऑफर है, अवेल कर लीजिए जल्दी जल्दी से और आ जाइए। हाँ जी, तो अब देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है। अगर आपको सेंटेंसेस की शुरुआत, अगर आपको सेंटेंसेस की शुरुआत, वाक्य की शुरुआत किससे किससे मिल जाए बच्चों, अगर आपको वाक्य की शुरुआत सेल्डम, नो सूनर, हार्डली, ये देखो नेगेटिव एडवर्ब्स हैं आपके, है ना। ओनली येस्टरडे, स्कार्सली, ओनली लास्ट मंथ, रेयरली, आउटडोर्स, आउटडोर्स स्टैंडिंग मोहन, है ना। नेवर, नेवर डज ही डू दिस, ओनली देन विल आई कम, तभी हम आएंगे। ओनली इन दिस वे, ओनली बाय के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, on no account, nowhere, not until, nor, by no means, under no circumstances, at no time, on a hill was standing Rahul, on a hill was standing Priya, outside the gate was standing the dog, was barking a dog, round the corner I found the dust, under the table was sitting Nina, indoors, away. So के बाद adverb of manner, so loudly did he shout, neither, upstairs was standing Mohan, so, downstairs, here, there, out, off, only the day before yesterday did I see him. तो ये जितने भी आपके फ्रेजेस हैं जिससे सेंटेंस की शुरुआत कर दी जाए, तो आपको इतना याद रखना है कि अगर इन फ्रेजेस से सेंटेंस की शुरुआत है तो पहले आपको क्या लगाना है, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट, फिर आप अपना पूरा सेंटेंस कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको कहते हैं इन्वर्जन वाले फ्रेजेस, जिनसे अगर सेंटेंस की शुरुआत हो तो इनके बाद इन्वर्जन लगना तय है। बट मैम दिस इज नॉट सफिशिएंट, हमें चाहिए एग्जांपल्स। एग्जैक्टली, अब आपको दिए जाएंगे कुछ एग्जांपल्स जो आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इन्वर्जन का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने, दिस इज योर असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। आई नेवर गो देयर, सब्जेक्ट कौन, आई, नेवर क्या है, एडवर्ब, गो क्या है, मेन वर्ब, देयर, अगेन देयर भी वही चीज है। अब आप समझ रहे हो कि यहाँ पे मेन वर्ब
किसके बाद आया है? सब्जेक्ट के बाद आया है। दिस इज अ नॉर्मल स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप छेड़छाड़ी नहीं करोगे कि मैम ने तो कहा था शुरुआत करनी है। अरे बच्चों, अगर सेंटेंस ने खुद दिया हो शुरुआत तभी इन्वर्जन लगेगा, अदरवाइज आप इस नेवर को आगे फिट नहीं करोगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेवर आई गो देयर। क्या ये सेंटेंस सही है? नो मैम। अब हमने बताया था कि अगर उन फ्रेजेस से शुरुआत होती है तो पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब। ये हमने फॉर्मेट ऑलरेडी बताया था उन फ्रेजेस के साथ, उसको ही फॉलो करना है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत। अब देखो, नेवर नेगेटिव एडवर्ब है, फिर क्या लगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लगा? सब्जेक्ट, फिर क्या लगा? मेन वर्ब, देयर। सो अब ये जो पार्शियल इन्वर्जन है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ही सेल्डम स्मोक्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सेल्डम यहाँ पे बीच में आया है, कोई दिक्कत नहीं है, असर्टिव है। बट इफ आई से सेल्डम ही स्मोक्स, नो, क्योंकि सेल्डम के बाद हमें चाहिए पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर आपको चाहिए मेन वर्ब। मतलब अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब दो कंडीशंस हो गई जो इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं। एक तो आपका वाक्य इंट्रोगेटिव होना चाहिए, दूसरा सेंटेंस की शुरुआत, सेंटेंस की शुरुआत किससे होनी चाहिए? नेगेटिव फ्रेजेस या नेगेटिव एडवर्ब्स से होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? नेगेटिव एडवर्ब्स से होनी चाहिए। इज दैट क्लियर टू वन एंड ऑल? चलिए, बहुत बढ़िया, आई होप आपको समझ में आता जा रहा है ना? तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। आ जाते हैं और ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है? चलो, बट उससे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं अपनी बुक से, जो कि मेजर कल्चर पब्लिकेशंस की ये बुक्स हैं जो अपने आप में परफेक्शन का दावा करती हैं। 25% डिस्काउंट के साथ बच्चों ये बुक्स है। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन इट कम्स टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और भाई एग्जाम में जो पेपर बनते हैं वो भी हमारी बुक से बनते हैं। एंड इट इज ट्रू व्हेन यू टॉक अबाउट इतिहास की, हमारी हिस्ट्री की बुक, ठीक है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, उसके अलावा हमारी इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, अपने आप में ये सब परफेक्शन है। लेक्सिकन, गो एंड गेट देम। और आपको उसके लिए कॉल करना है 9696330033। तो देखो, पहला इंट्रोडक्शन ही आपको बता दिया गया, इन्वर्जन विद नेगेटिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कि जब भाई शुरुआत अगर नेगेटिव वर्ड्स और फ्रेजेस से हो जाए तो इन्वर्जन कैसे लगाना चाहिए। When we start a sentence with a negative word or a negative phrase, we use helping verb before the subject, जिसको आप कहते हो partial inversion, जिसको आप क्या कहते हो? partial inversion। क्या कहते हो बच्चों? partial inversion। Got it? Next, तो अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सेंटेंस कहता है nowhere you can find such a beautiful girl like राधा। अब देखो, ये जो आपका nowhere है, ये क्या है? क्या कह रहा है? कहीं नहीं। इसका मतलब ही क्या हुआ? कहीं नहीं। तो ये नेगेटिव है। यस मैम, नेगेटिव है। अब इसके बाद क्या लगना चाहिए था? हेल्पिंग वर्ब। अब नाउ अंडरस्टैंड, यू क्या है? सब्जेक्ट। कैन क्या है? मॉडल, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हो। फाइंड क्या है? मेन वर्ब। तो क्या ये सेंटेंस का सही तरीका हुआ? बिल्कुल नहीं बच्चों। आप इसकी जगह क्या कर दोगे? nowhere can you find such a beautiful girl like राधिका। इज दैट क्लियर? बिल्कुल। अंडर नो सर्कमस्टांसेस, अब ये जो फ्रेज है ये भी नेगेटिव थोड़ा सेंस दे रहा है, तो किसी भी परिस्थिति में नहीं। वी कैन एक्सेप्ट लेट पेमेंट, अगेन ये है सब्जेक्ट, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, बिल्कुल गलत। क्या हो जाएगा? कैन वी एक्सेप्ट लेट पेमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, शी सेल्डम चीट्स एनीबॉडी। बार बार हम एक बात कह रहे हैं कि आपको सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर सेंटेंस ने खुद से नेगेटिव एडवर्ब्स के साथ शुरुआत की हो, ओनली इन दैट केस आप इन्वर्जन का यूज करेंगे। अब देखो, यहाँ पे सेल्डम नेगेटिव वर्ड है, सेल्डम मतलब ना के बराबर, बट ये बीच में आया है, सब्जेक्ट पहले, देन ये एडवर्ब, देन ये आपका मेन वर्ब,
एनीबॉडी, मतलब किसी को भी नहीं, ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है प्रोनाउन, ठीक है। तो अब आप देखो ये सेंटेंस इज परफेक्टली करेक्ट। अब यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब की शुरुआत इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है, दैट इज बिकॉज कि यहाँ पे नेगेटिव एडवर्ब से शुरुआत नहीं हुई है। मार्क माय वर्ड्स, अगर सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव एडवर्ब से होती है, ओनली इन दैट केस इन्वर्जन का इस्तेमाल किया जाएगा। गॉट इट? अब देखो seldom she cheats anybody, अब अगेन द सेम थिंग, seldom से शुरुआत हो गई, she cheats क्या है, मेन वर्ब है और ये प्रेजेंट का है। अब मैम ये कैसे पता चले कि भाई हमें हेल्पिंग वर्ब तो लगाना है, बट हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चलेगा? तो बच्चों देखो, अगर हमारा सेंटेंस में जो टेंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट होता है, तो आप दो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हो, डू और डज, ठीक है। वहीं पे अगर सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट होता है, इन दैट केस आप यूज करते हो हेल्पिंग वर्ब का डिड। गॉट इट? डज किसके लिए आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और डू किसके लिए आता है? प्लूरल। डिड किसके लिए आता है? सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए। शी क्या है? सिंगुलर है, तो अब आप यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब दे दोगे? सेल्डम, डज, शी। तो अभी क्या स्ट्रक्चर हो गया? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट को आप बोल दोगे पार्शियल इन्वर्जन। बच्चों ये क्लियर होता जा रहा है। मेरा मोटिव है कि हर एक बच्चे को ये बात क्लियर होनी चाहिए, और एग्जाम में जब सच में ऐसे एरर्स बनते हैं तब आप इनको सॉल्व करने के लिए सक्षम होने चाहिए। यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस विदाउट एनी इशू, है ना। तो चलिए, ये था एक पार्ट। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्या कहता है? अगर सेल्डम, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, नेवर, बेयरली एटसेट्रा ये नेगेटिव एडवर्ब्स हैं और ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, और अगर ये आ गए शुरुआत में तो वी यूज इन्वर्जन व्हेन वी स्टार्ट अ सेंटेंस विद दीज वर्ड्स, और हम इन्वर्जन लगाते हैं अगर इन सेंटेंसेस, अगर इन वर्ड से हमारे वाक्य की शुरुआत हो जाती है। अब देखिए आपका सेंटेंस क्या है? हार्डली आई हैड अराइव्ड देन शी स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी। दो चीजें समझो, हार्डली क्या है? नेगेटिव एडवर्ब है, तो यहाँ पे तो पहले सब्जेक्ट, फिर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, फिर क्या है? मेन वर्ब है, तो ये तो गलत हो गया। क्या होना चाहिए था? हैड आई। दूसरा एरर भी समझो, दो तरीके के एरर्स इन सेंटेंसेस से रेज होते हैं, दोनों ही तरीके के यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हार्डली का पेयर होता है व्हेन या बिफोर, तो देन की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? व्हेन का यूज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है ना चीजें? अब देखो नेक्स्ट, हार्डली आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क व्हेन या बिफोर, दोनों में से कोई भी एक आएगा। राधिका केम, अगेन आई हैड नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड आई, और हैड अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है? हैड अपने साथ लेता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। इज दैट क्लियर? चलिए, वेरी गुड। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट से पहले भाई जल्दी जल्दी से जाके हमारे MKC NDA सीडीएस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं ऐसे ही सारी नोटिफिकेशन, सारी लाइव क्लासेस आपको मिलती रहे। अब जैसे प्रोनाउन टॉपिक था पूरा खत्म कर दिया है ना, मोर लेस इसको कर दिया गया। अगेन इसका जो पार्ट 2 है वो फिर से आएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली अगर आप इसको बेल बटन जाके इसको सब्सक्राइब कर देते हैं, लाइक करते हैं हमारी वीडियोस को, तो आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी टाइमली, और आप मिस भी नहीं करोगे, है ना। तो गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज दिस इज अल्टीमेटली फील्ड ऑफ नॉलेज। अब हम समझते हैं टाइप ऑफ 2 सेंटेंसेस, दूसरे प्रकार के सेंटेंसेस को। अगर इन्वर्जन लगेगा तो वो कब लगेगा? ओनली के उन वाक्यों के साथ जिसमें टाइम एक्सप्रेशन दिया हो। कम समझ में आया? आप पूरी तरीके से समझते हैं। यहाँ पे आपको 2 तरीके के सेंटेंसेस मेंशन कर दिए गए हैं स्टूडेंट्स। ओनली के बाद सीधा सीधा क्या आया है? सब्जेक्ट, बट यहाँ पे ओनली के बाद क्या आया है? देन। ओनली देन मतलब तब। ये क्या दिखाता है? टाइम। अब देखो इस सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे कोई भी टाइम एक्सप्रेशन का यूज नहीं हुआ है, ओनली आई। अब ये ओनली सिर्फ और सिर्फ आई को क्या कर रहा है? एम्फसाइज करने के लिए आया। किस लिए आया बच्चों? एम्फसाइज करने के लिए। ओनली आई अंडरस्टूड व्हाट शी मेंट। उसका मतलब क्या था? ये बात हम सिर्फ हम समझ पाए, है ना। तो ये बिल्कुल सही है, बट ओनली देन आई अंडरस्टैंड। अब अगेन यहाँ पे इन्वर्जन की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो फ्रेज यूज हुआ है वो सिर्फ ओनली नहीं यूज हुआ है बच्चों, ओनली के साथ आपको टाइम एक्सप्रेशन भी मिला। तो अब इसके बाद क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट, और फिर क्या आएगा? मेन वर्ब। तो अब देखो हमने आपको क्या बोला है?
ऐसे केसेस में क्या पहचानो, सेंटेंस का टेंस। टेंस क्या है, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब सिर्फ हम तब समझ पाए, है ना। अब देखो व्हाट शी मेंट, मतलब ये पास्ट में जा रहा है, बिल्कुल सिंपल पास्ट में ऑक्सिलरी वर्ब किसका यूज होता है, डिड का। तो बच्चों यहाँ पे आप हेल्पिंग सब्जेक्ट के पहले कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दोगे, डिड। ओनली देन, सिर्फ तब हम समझ पाए थे व्हाट शी मेंट। इज दैट क्लियर? जल्दी से बताओ। और ये अंडरस्टैंड इसलिए लगा क्योंकि डू डज डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, ओनली आफ्टर हर अराइवल आई वॉज एबल टू डू इट। अब देखो ओनली के बाद ये टाइम एक्सप्रेशन है, आफ्टर हर अराइवल टाइम बता रहा है, उसके अराइवल के बाद। तो वॉज तो गलत लग गया ना, वॉज तो सब्जेक्ट के पहले लगेगा, तो क्या हो जाएगा, वॉज आई एबल टू डू इट। क्लियर? ओनली आफ्टर शी अराइव्ड आई वॉज एबल टू डू इट, ये एज इट इज कॉपीड है, आप समझ गए हैं ना। वही चीज हो गई। देखो अराइवल, अराइवल के अलावा हमने क्या लिख दिया, अराइव्ड लिख दिया, इट इज द सेम थिंग, है ना। आफ्टर शी अराइव्ड आई वॉज ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉज आई एबल टू डू इट। तो इन्वर्जन और किसके साथ लगता है, जब ओनली के साथ टाइम एक्सप्रेशन का यूज कर दिया जाए। नेक्स्ट, और भाई देखो एमकेसी में टेस्ट सीरीज भी दी जाती है। टेस्ट आप हमेशा ढूंढते रहते हो कि कहाँ से टेस्ट प्रैक्टिस करें, कितना प्रैक्टिस करना है, कब करना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है आपका एमकेसी टेस्ट प्रेप बैम। यू नीड टू बीट द फियर ऑफ डिफेंस एग्जाम। देखो एफिशिएंसी बहुत जरूरी है, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मायने रखती है, और वही क्वालिटी आपको पता चलती है, एफिशिएंसी वही पता चलती है जब एग्जाम में बैठते हो। तो आपको लगता है काश मैंने ऑन टाइम पेपर देना सीख लिया होता, है ना, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करना सीख लिया होता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 199 से 20 सेट्स आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है। और इससे ज्यादा भी अवेलेबल है, आप जाइए एक बार एमकेसी टेस्ट प्रेप आपको डाउनलोड करिए एंड देन सी कि कितने सारे टेस्ट हैं। नोटिफिकेशन के साथ आप अपना स्कोर मैच कर सकते हो, है ना, हर एक चीज प्रोफाइल बना सकते हैं आप इसमें। तो इट इज अ वेरी नाइस ऐप फॉर यू पीपल टू गिव योर टेस्ट एंड प्रैक्टिस। आ जाओ टाइप 3 क्वेश्चंस। इन्वर्जन विद प्रेपोजिशन प्लस नो प्लस नाउन। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको भी ध्यान देना है। इन्वर्जन और कब लगता है, ओनली प्लस टाइम एक्सप्रेशन के अलावा, जब हमारे सेंटेंस में प्रेपोजिशन हो, फिर नो, उसके बाद क्या है, नाउन। नो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ना। तो देखो अब ये जो स्ट्रक्चर है इस केस में भी हमें इन्वर्जन की जरूरत है ना, और उसका भी हमें यूज करना है। तो चलो इस स्ट्रक्चर में भी हम लोग इन्वर्जन कैसे लगाया जाएगा इसको चेक करते हैं, ठीक है। चलिए, इन नो वे आई एम गोइंग टू लेट इट हैपन। अब देखो इन क्या है, प्रेपोजिशन, नो क्या है आपका एडजेक्टिव, वे क्या है, टाइम। ये पूरा एक फ्रेज है। तो अब आपको क्या लगता है बच्चों क्या होना चाहिए था? आई एम गिविंग यू हाफ अ सेकेंड, जस्ट लुक एट द सेंटेंस एंड फाइंड द एरर। अब देखो यहाँ पे पहले क्या आया है, यहाँ पे पहले आया है सब्जेक्ट, फिर आया है हेल्पिंग वर्ब, जो कि गलत। लगाओ पार्शियल इन्वर्जन, क्या लगाओगे, am I going to let it happen? In no time she realized. Realized क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब सेंटेंस सिंपल पास्ट है, तो मतलब हमें यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब डिड देना पड़ेगा और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, realize. In no time did she realize that she was cheating her, है ना। At no cost I will give you this much freedom. यहाँ पे क्या हो जाएगा, at no cost will I give you this much freedom. At preposition no और cost यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। गॉट इट। तो ये फ्रेजेस भी ऐसे होते हैं, अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो इनके बाद डिमांड करता है इन्वर्जन का, और हमें समझ ही नहीं आता क्योंकि हमने तो पढ़ा ही नहीं है क्लियरली टॉपिक। तो अब हर एक कॉन्सेप्ट के साथ ये टॉपिक क्लियर होता चला रहा है ना कि कहाँ कहाँ इन्वर्जन लग सकता है और कहाँ कहाँ ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में उठ के आ सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट, इन्वर्जन विद नॉट प्लस फ्रेज। ये भी एक स्ट्रक्चर है जिसके साथ इन्वर्जन लगता है। नॉट अ वर्ड विल यू स्पीक, तो नॉट अ वर्ड के बाद क्या लगाया, विल, हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। वही चीज आपको करनी है। नॉट अ वर्ड शी सेड, सेड पास्ट है, क्या लगा दोगे, डिड, और सेड की जगह से, क्योंकि डू डज डिड अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं बच्चों, ये अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, है ना। नॉट अंटिल मच लेटर शी रियलाइज्ड ही वॉज चीटिंग हर। अगेन रियलाइज्ड नहीं, यहाँ पे रियलाइज हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है और वो हो जाएगा डिड, क्योंकि सेंटेंस है सिंपल पास्ट। क्लियर होता चल रहा है ना।
बहुत बढ़िया। अब ये देखो भाई, जो ऑफलाइन हमसे मिल नहीं सकते वो मिल जाए ऑनलाइन, है ना कहीं से तो हमसे जुड़ना ही है। तो अब एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एसीसी सबकी तैयारी आपकी होने वाली है ऑनलाइन भी, जहाँ पे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, डाउट सेशन, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2499 में, है ना। इसमें तो क्या ही आता है बच्चों, पूरी लाइव क्लास आ रही है आपके लिए। तो बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया में देने वाला ये हमारा संस्थान आपको एक नॉमिनल रेट पे अपने लेक्चर्स देगा। तो आ जाओ, और इसके लिए डाउनलोड कर लो एमकेसी लर्निंग ऐप, है ना। और कोई भी इशू हो तो 9696330033 पे कॉल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वेरियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे उठे थे और कैसे आपको इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, कि अभी तक आपने जितना पढ़ा क्या सच में इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कोई यूज होता है। एंड ट्रस्ट मी, 2022 के फर्स्ट पेपर में भी शुरुआत हुई थी ओनली आफ्टर से, और वो भी शुरुआत जो हुई है वो भी आपका इन्वर्जन ही था। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है ब्रोकन इनटू पीसेस वर लाइंग द वास। अब समझो, टूटा हुआ पीसेस में। अब आपको क्या लगता है ये लिखने का तरीका इन्होंने गलत लिख दिया है क्या, एरर देने के लिए आपको लिखा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। ब्रोकन इनटू पीसेस अब ये आपको फ्रेज फॉर्म में दे रहा है, बल्कि जो आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आपका वास, लाइन क्या है, मेन वर्ब। अब ये कंप्लीट इन्वर्जन का वो फॉर्मेट हो गया जहां पे मेन वर्ब भी सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। बट अब आप देखो, ये हेल्पिंग वर्ब तो वर लिखा हुआ है, बट क्या जो ये पीसेस है इसके लिए वर आया है? मेन वर्ब समझो, मेन वर्ब लाइन, पड़ा हुआ क्या है जमीन में, वास, सब्जेक्ट कौन है, वास। तो जब मेन वर्ब वास के लिए है तो हेल्पिंग वर्ब भी तो इसी के लिए होगा। ये जो ब्रोकन इनटू पीसेस है ये तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारे सेंटेंस का, है ना। तो यहाँ पे वर की जगह बच्चों क्या लग जाएगा, वॉज लग जाएगा, क्योंकि ये सपोर्ट करता है हमारे द वास सब्जेक्ट को। इज दैट क्लियर? ये आया हुआ क्वेश्चन है एनडीए 1998 में, है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे आते रहे हैं हमेशा। नेक्स्ट, नो सूनर, ये तो काफी बार आपने देखा भी होगा, सीडीएस 2001 में भी आया, सीडीएस पिछले साल भी आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो, नो सूनर का मतलब जैसे ही, मतलब शुरुआत ही नहीं हुई थी। नो सूनर द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग्ड हिम, मतलब बच्चा रो भी नहीं पाया था कि मम्मी ने उसको क्या कर लिया, हग कर लिया। अगेन ये क्या है, फ्रेज है, नेगेटिव है, तो पहले क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लगेगा, सब्जेक्ट। अब मैम क्या होना चाहिए था, प्रेजेंट की पास्ट। अब देखो भाई, पूरा सेंटेंस क्या है, स्टार्ट तो V1 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब V1 तो तभी पॉसिबल है जब सेंटेंस में पास्ट दिया गया होगा, या फिर आगे भी सेंटेंस बता रहा है कि हग्ड लिखा है, पास्ट है, तो पूरा सेंटेंस एक ही टेंस में जाएगा ना बच्चों। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, डिड। नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग्ड हिम। क्लियर? नेक्स्ट, ओनली आफ्टर हिज अराइवल। अब देखो, ओनली आफ्टर हिज अराइवल क्या है, ओनली के बाद टाइम एक्सप्रेशन। आई वॉज एबल टू गो आउट। अब देखो, आई वॉज नाउ के यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज आई एबल टू गो आउट। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बच्चों एसीसी, एफकैट और आईसीसी एसीजी के। नेक्स्ट, Not only she objected to his proposal, but also condemned it in strong terms. मतलब उसने सिर्फ ऑब्जेक्ट ही नहीं किया, बट निंदा भी करी उसकी। अगेन, नॉट ओनली भी क्या है हमारा, नेगेटिव है, शुरुआत हुई है इसलिए नेगेटिव है। बीच में आ जाता तो इन्वर्जन नहीं लगता, शुरुआत हुई है तो ऑब्जेक्टेड बट ऑल्सो कंडेम्ड, मतलब सिंपल पास्ट है। तो यहाँ पे अगर डिड लगेगा तो ऑब्जेक्टेड को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। एरर किस पार्ट में है, ए पार्ट में। अब थोड़ा सा होमवर्क आप लोगों के लिए भी, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे और बताओगे कि आपको ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स का एक ब्रीफ वीडियो चाहिए, ताकि एग्जाम में परफेक्शन की तैयारी तो सब करते हैं, बट सच में तैयार वही होता है जब हम इन छोटे छोटे टॉपिक्स पे भी अपनी कमांड हासिल कर लेते हैं। तो टेल मी इन द वीडियो कि अगर आपको और ऐसी क्लासेस चाहिए, और इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। थैंक यू एंड शेयर द सेशन एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।